Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. How are you? Morning. I We am are fine, ma'am. Yeah, fine. What How about are you? you? I am also fine, बेटा. देखिए बेटा, आज के वर्तमान इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, बचाव की सबसे पहले तो आप अपना बचाव रखोगे, बाहर नहीं जाओगे किसी के Yes, संपर्क ma'am. है ना, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और गांव में भी पहुंच चुका है. Yes, इसलिए ma'म. Yes, ma'am. बचाव करेंगे, Yes, ma'am. अपने घर के अंदर ही रहेंगे. बहुत जरूरत हुआ तो बाहर निकलेंगे, बाहर आस पड़ोस में तो कहीं नहीं जाएंगे, अपना सब भूल जाओ. मैम कसम तुमने बहुत फैल है. हाँ, तो चलिए Yes, ma'am. बेटा, आज के सेशन में हम कविता चुनाव पाठ पढ़ेंगे. पाठ 2, कविता चुनाव. ठीक है, तो हम बुक शेयर कर रहे हैं, सब ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे. सबको बुक दिख रही है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही अच्छी कहानी है, कवि सुदर्शन द्वारा लिखी हुई. पिछले सेशन में आप लोगों ने सप्तहासिनी की कविता पढ़ी थी, किताबें कुछ कहना चाहती है ना. तो यहाँ भी आप देखिए, कवि सुदर्शन द्वारा लिखी हुई कहानी पढ़ते हैं. सबसे पहले हम कवि सुदर्शन जी के बारे में जानेंगे. ठीक है, सुदर्शन जी का जन्म 1896 ईस्वी में सियालकोट, जो इस समय कहाँ पर है? पाकिस्तान में. पहले किसान Pakistan. पहले भारत का ही अंग था, क्योंकि 1896 में हमारा देश क्या था? भारत पाकिस्तान एक था ना, अंग्रेजों का गुलाम था. Yes, ma'am. अंग्रेजों का गुलाम था. तो Yes, पाकिस्तान ma'am. का क्षेत्र है, वो भी भारत में ही आता था. इनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट है. सुदर्शन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका पंडित बद्रीनाथ भट्ट है. इन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं, कहानी लिखा है. इनकी कहानियों में मुख्य रूप से हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि जो है इनकी प्रमुख कहानियां हैं. विशेष रूप से इन्होंने कालजयी रचना हार की जीत, यानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है पूरे काल की, उस समय की, जो कि 1920 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी. 1920 में सरस्वती नामक पत्रिका उस समय चलती थी, उसमें प्रकाशित हुई थी. हजार दास्ता नामक कहानी उर्दू पत्रिका लाहौर में प्रकाशित होती थी, उसमें प्रकाशित होने वाली हुआ था. इस प्रकार से अनेक कहानियां प्रकाशित, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर मुंबई से पुस्तकें प्रकाशित हुई. अनेक फिल्मों की पटकथा कहानी इन्होंने लिखा, गीत भी लिखा इन्होंने. सिकंदर फिल्म और धूप छांव है ना, का इन्होंने गीत और कथा कहानी लिखी थी. फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, साहित्य के परिषद के सम्मानित सदस्य रहे थे. जो साहित्यिक प्रकाशित होती रचनाएं अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्य रही है. 1967 में इनकी मृत्यु हुई है, यानी जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, उसके 20 साल बाद इनकी जो है मृत्यु हुई है. ठीक है.
चलिए पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं। मुनादी, तृतीया, याचना, बंदीगिरी, उद्गार। मुनादी का मतलब होता है सबको जो है किसी चीज के बारे में सबको बताना, घोषणा करना। तृतीया यानी रचनाएं। यातना मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना, दुख। बंदीगिरी यानी जेल, तो बंदीगिरी कहते हैं। उद्गार यानी हमारे जो भावनाएं होती हैं। ठीक है, अब चलिए आप लोग के सामने कहानी उपस्थित है। निहारिका, सबसे पहले आप कहानी पढ़ेंगी। चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक कवि की जरूरत है। पढ़िए बेटा निहारिका। कवि की जरूरत है जो सचमुच कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में मुनादी करा दी। दूसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल में नीचे खड़े हो गए और कहने लगे कि वे सब कवि हैं। मंत्री ने इस दिन में उन सबकी कविताएं सुनी और देखा कि वह सबकी सब सुंदर शब्दों और रईले भाव से भरी थी, मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला न कर सका। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ी से कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कविताओं के नाम लिखे और एक शिक्षित महाराज की सेवा में उपस्थित कर दिए। स्टॉप बेटा। आप लोगों ने सुना है जो कविता जो कहानी पढ़ रही हैं? मैम सुनाई दी बेटा क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। क्या था? चांद और सूरज के प्रिय महाराज, है ना? यस नौजवान मंत्री जो उनके थे, उससे कहा था कि हमें दरबार में एक कवि की जरूरत है। पहले राजा महाराजा अपने दरबार में कवि रखते थे। ये कवि कविता बना के अपने राजाओं को सुनाते थे। उनकी भी ये इच्छा हुई। दूसरे दिन उनकी मंत्री ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो है राजा को एक कवि की जरूरत है। अब तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े हो गए और कहने लगे कि हम सभी कवि हैं। मंत्री ने 21 दिन तक उन सभी कविताएं सुनी। देखा सभी लोग बहुत ही सुंदर शब्दों में रसीले से भावों से भरी हुई कविताएं सुना रहे थे अपने अपने अनुसार। अब उसमें से उनको चुनना था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे अच्छा कौन है। मंत्री जी के समझ में नहीं आया, इसका फैसला वो नहीं कर पाए। वो 3-4 दिन तक सोचे कि हम क्या करें। राजा को एक कवि की जरूरत है, यहाँ तो 1001 लोग खड़े हैं कवि में और सभी अच्छा अच्छा कविता सुना रहे हैं। तो मंत्री ने एक फूल की पंखुड़ी ली और एक एक फूल की पंखुड़ियों पे एक एक जो 1001 कवि थे सबका नाम लिखा और यह सूची महाराज के सामने भिजवा दी। खुद नहीं हिम्मत थी कि महाराज के पास जाके कहे। अनिल अब बताइए उसके बाद क्या होगा? पढ़िए, आप बताइए। महाराज को हैरानी हुई, बोले क्या यह सब कवि हैं? मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियां सुनी है और इसके बाद यह नामावली तैयार की है।
मगर हमें एक कवि की जरूरत है और यह 1001 है। मैं चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 1 घंटे विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया, चौथे घंटे आज्ञा दी। इन सबको कैद कर दो, इससे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे। बेटा, तो महाराज के सामने नाम पेश किया गया। महाराज ने कहा क्या ये सभी कवि हैं? हैरानी हुई उनको। मंत्री ने कहा कि मैंने सबकी कविताओं को सुना है और तब यह नाम सबका लिखा है। मैं विचार नहीं कर पाया किसमें सबसे कौन है, तो आप इस चीज का निर्णय कीजिए। महाराज ने 1 घंटे सोचा, 2 घंटे सोचा, 3 घंटे, समझ नहीं आया, चौथे घंटे उन्होंने आदेश दे दिया, इन सारे कवियों को कैद कर दो और कोल्हू चलवाओ और हुक्म दो, क्या दो कि अब से जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बड़ा बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। यानी उन 1001 कवियों को कैद करवाओ, उनसे कोल्हू चलवाओ, है ना, और उनको हुक्म दे दो इसमें से अगर कोई भी आदमी कविता लिखेगा तो हमारे राज्य का जो सबसे बलवान आदमी है उसको कोड़े से मार मार कर मार डालेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था। बेचारे अपने जान के कि कौन कविता लिखने जाए, कविता कहने जाए, अभी हम लोग मार डाले जाएंगे, ऐसा सोच के जो 1001 लोग थे जिनको जेल खाने में डाल दिया गया था कोल्हू चलवाने के लिए, वे बेचारे राजा की आज्ञा, मंत्री की आज्ञा का पालन किए। लोगों में से कोई भी कविता नहीं लिखता था, न कोई कविता कहानी के बारे में चर्चा ही करता था। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। अमन आप आइए बेटा। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सबकी तलाशी की आज्ञा दी। 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुपा छुपा कर कविता की थी और यह ना सोचा कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। अमन वीडियो तो बंद किया। अब उन कवियों को 6 महीने तक कारागार में रखा गया, है ना, कारागार में रखा गया। उसके बाद कैद खाने में महाराज जी गए और सबकी तलाशी की आज्ञा दी। तुम 1001 कवियों में से केवल 100 ऐसे कवि निकले जिन्होंने चोरी छुपे रात बिरात कविता लिखी। यानी वो जो कवि होता है जिसकी आदत होती है कविता लिखने की, वो उसके मन में भाव आते हैं, जब तक उन भावों को वह लिख नहीं लेता है तब तक उन्हें चैन नहीं करता है। तो 1000 लोग तो डर के मारे नहीं लिखे, लेकिन एक जो 100 लोग थे वे लिखे थे चोरी छुपे। उनको थोड़ी पता था कि क्या हमारी तलाशी होगी, क्या राजा हमारे बारे में जान पाएंगे। अब तो उनको जो है, अब वो लोग डर गए कि अब तो हमें कोड़े से मार मार के हमारी जान ले लिया जाएगा। महाराज ने अब आगे सौरभ की क्या होता है, बेचारे बहुत डरे, सामने लिए हैं। सौरभ। यस मैम। आगे आप पढ़िए। मैम महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा यह 900 आदमी कभी ना थे, नाम के भूखे थे, इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और यह 101 आदमी किसी हद तक कवि है, इनको रहने के लिए
हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब यह कभी अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा भोजन खाते थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों के महल में गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने बीते 6 महीने में क्या क्या कुछ कहा है, हम सुनना चाहते हैं। देखिए बेटा, स्टॉप। तो अब 900 आदमी जो कुछ नहीं लिखे थे, राजा ने जान लिया कि ये लोग केवल कविता बना बना के आए थे, छल करने वाले कवि नहीं थे। वास्तव में कवि होते तो 6 महीने में कुछ न कुछ तो अपनी भावनाओं को लिखे ही होते। तो उसको जो है 6 महीने का तनख्वाह, क्योंकि 6 महीने तक वो कैद खाना में रखे थे, इसलिए 6 महीने का तनख्वाह देकर उन लोगों को राजा ने विदा कर दिया। अब बचे 101 आदमी जो जिन्होंने जेल में रहते हुए भी कुछ रचनाएं की थी। अब राजा ने कहा कि बेचारे कवि हैं, क्योंकि इन्होंने इतना ताड़ना सहने के बाद भी कविता लिखा तो कवि हैं, तो इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो, जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, किसी तरह की तकलीफ ना हो, ये लोग खाए पिए और आराम से रहे, क्योंकि ये सभी कवि हैं। ठीक है। तो अब वो लोग क्या करते थे, मंत्री ने ऐसा ही किया, उनको अच्छे कपड़े पहनने को मिलने लगे, अच्छा भोजन को खाने को मिलने, सब लोग खूब मस्त रहने लगे। अब 6 महीने तक राजा उनका भी देखे, है ना। और 6 महीने के बाद महाराज मंत्री को लेकर उन सभी कवियों के पास पहुंच गए और सबको बुलाकर कहा कि तुमने 6 महीने में क्या कुछ कहा है, हम सुनना चाहते हैं। उन कवियों को थोड़ी पता था कि 6 महीने बाद अगर हम कवि हैं तो हमारी कविता को राजा सुनना चाहेंगे। वो लोग सोचे कि हम अब हमें कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, मस्त रहने लगे। तो उन्होंने 6 महीने तक कुछ नहीं लिखा, आराम से खाए पिए मस्त होकर सोए, है ना। जब तो ये जेल में थे तब मैम आगे बढ़े। अपने मन के उद्गारों को लिखा, लेकिन जब 6 महीना इन्हें आराम की जिंदगी मिल गई तो ये कुछ लिखना ही भूल गए, मस्त हो गए खाने पीने में। मैम अब नहीं हम बेटा, रीड करें। पढ़े। अनिल आप पढ़ेंगे, अब सबको मौका चाहिए ना। यस मैम। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधा था। दूसरे मौज मस्ती करते थे, वह एकांत में बैठकर आप ही अपनी कविताएं पढ़ता था, आप ही खुश होता था, जैसे जंगल में मोर आप ही नाचता है, आप ही देखकर खुश होता है। चाँद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि न थे, आराम के भूखे थे। जब यह कैद थे, इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी। उस समय इन्होंने कविता की और उसमें अपने भाग्य के अंधेरे और अंधेरे के भाग का रोना रोया। मगर जब वे काली घुड़ियां गुजर गई तो इन्हें काव्य और कल्पना की कला भी भूल गई। यह दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको महल से निकाल दो। देखिए बेटा, देखिए राजा ने कितना अच्छा निर्णय किया। तो 6 महीने बाद जब 101 कवियों के पास गए, उसमें से एक व्यक्ति ही था कि जो अपना जो है खाने पीने के बाद अपने मन के विचारों को कविता के रूप में लिखता, अपनी कविता पढ़ता और अपने आप पे हंसता था। बाकी जो 100 लोग थे, आराम की जिंदगी पाने के बाद कविता लिखना भूल गए। तो महाराज ने कहा यह 101 आदमी कवि नहीं थे, ये क्या थे, ये जब दुख झेल रहे थे कैद में, तब अपनी दुर्दशा को उन्होंने कविता का रूप देकर लिखा। लेकिन जब सुख के दिन आ गए तो ये सारा कुछ भूल गए, इन्होंने एक भी शब्द नहीं लिखा। तो ये जो है सच्चे कवि नहीं है, ये काव्य की कल्पना भूल गए। अगर कोई सच्चा कवि होता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में कविता करता है कि नहीं।
यस मैम। क्योंकि दुख से नहीं बता सकता। जब सभी है तो चाहे सुख नहीं हो सकता, सुख में सुख की कविता लिखता, दुख में दुख की कविता लिखता, लेकिन कविता लिखता जरूर। तो ये लोग केवल दुख, अपने दुख को कविता में प्रकट किए, लेकिन अपने सुख के पलों को उन्होंने कविता के रूप में नहीं लिखा। ये केवल दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के कलाकार नहीं है, इसलिए इन्हें महल से निकाल दिया, क्योंकि वो लोग खाए पिए मौज मस्ती किए थे। चलिए अनुप्रिया, अब इसका आगे देखते हैं क्या हुआ। पढ़िए अनुप्रिया बेटा। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर है। यह दुख की रात में भी अनुप्रिया का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। कनिष्ठा बेटा, आपको दिख रहा है? मैम, इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव व्यापार आदमी की तरफ इशारा करके दुख और सुख दोनों छोड़ दे, इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है। मैम, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर है। या दुख की रात में कविता करता है या सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है या जीवन की सुंदर घाटियों पे भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव है या यह इसका जीवन है, यह इसके बिना नहीं रह सकता। यह सच्चा कवि है। यह 1001 कंकड़ों में हीरा है। हमने इसे आज से अपना दरबारी कवि नियत किया है। हम इसे मुंह मांगो तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें रोज दरबार में आकर एक दोहा सुना जाया करे। बेटा, कवि ने स्टॉप हो जाइए। तो अब एक कवि बचा है ना। महाराज ने कहा कि यही सच्चा कवि है, क्योंकि ये जो आदमी थे ये केवल दुखों में कविता करते थे। जो सच्चा कवि होता है इसके लिए सुख और दुख दोनों एक समान होते हैं। चाहे काली रात हो, चाहे उजाली रात हो, चाहे सुख का प्रभात हो, वो सब पे अपनी कविता लिखता है। जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता लिखता है, क्योंकि कविता लिखना उसका स्वभाव होता है। इसके अपने स्वभाव को छोड़कर यह जीवन जीवित नहीं रह सकता। हमारे अंदर जो हमारे स्वभाव है, तो क्या कोई हमारे स्वभाव को बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। जो हमारे स्वभाव बन गया बचपन से, तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए कविता लिखना इसका स्वभाव बन चुका है। यह सच्चा कवि है जो 1001 कंकड़ हमारे महल में जुड़े हुए थे कवि के रूप में। उन कंकड़ों में से 1000 कंकड़ निकल गए, एक हीरा यही है। आज से मैं इसे अपने दरबारी कवि नियुक्त करता हूँ और जितना तनख्वाह ये कहेगा मैं इसे तनख्वाह दूंगा। इसका काम क्या है कि हमें हर रोज दरबार में आकर एक दोहा सुनाया करें। एक दोहा सुनाए हमें रोज बना के, और मुहमारी उसकी तनख्वाह देंगे। अब देखिए क्या होता है। रुचि, आप पढ़ोगी। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया। चौथे दिन कवि ने लिख भेजा कि मुझसे इस तरह की कविता हो सकती। मैं उस गारों का कवि हूँ, किसी की
मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभाग नहीं, यह कवि है। यह आजाद है, यह आजादी का कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी का कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। नौजवान मंत्री की भी आंखें खुल गई। यानी उसे अपने दरबार में नियुक्त किया। एक दिन उसको दुआ बनाया सुनाया, दूसरे दिन दुआ बना के सुनाया, तीसरे दिन एक दुआ बना के सुनाया, लेकिन चौथे दिन उसे संदेश दिया कि मुझे से इस प्रकार की कविता नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। दोहा बना के सुनाना तो राजा की मर्जी थी ना, मर्जी का पालन कर रहा था, लेकिन वो उसका खुद का कहाँ रह गया। उसके खुद के जो मन में भाव होते हैं वो भाव को कहाँ कब्जा कर पा रहा था। वो तो राजा की मर्जी का गुलाम हो गया था। इसलिए उन्होंने कहा, मैं किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मैं आज से आपको कविता नहीं सुना सकती, मुझसे नहीं होगा। मंत्री ने आके राजा से कहा, यह मंत्री यह आदमी कितना भागा है, अभी दुर्भाग्यशाली है। ताऊ 1001 लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें से इनको एक चुना गया। इनको तो अपनी किस्मत पे अभिमान करना चाहिए कि मुझे राजा ने चुना है। यह अपनी नौकरी को ठुकरा रहा है ना। इसीलिए उसको मंत्री ने कहा अभागा है। यह कवि महाराज ने कहा, नहीं अभागा नहीं है, कवि है, यह आजाद है, यानी किसी का गुलाम नहीं बन के रहना चाहता। यह आजादी की हो कविता लिखेगा, यानी जब यह स्वतंत्र रूप से रहेगा तो उसके मन में जो विचार आएंगे उसको किसी का डर तो नहीं रहेगा। हम राजा के घर में हैं तो हमें रोज एक दोहा लिखना है, चाहे जैसे लिखे, हमारा मन कहे या न कहे, लेकिन दोहा लिखना है तो लिखना है, ऐसी भावना मन में होती है ना। लेकिन अगर हम राजा के दरबार में ना होते, बाहर होते, तो हमारे मन में आता जो भावना लिखते, जब मन में आता ना लिखते, कोई ऊपर से किसी का हमें डर न रहता। तो कवि ने वही किया। तो राजा उसकी भावनाओं को समझे, कहे कि जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। यह आदमी भले में दरबार में न आए, जाए अपने घर पे, लेकिन इसकी जो तनख्वाह होती है उसके घर पे तुम्हें पहुंचा देना है महीने, क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के कलाकार को अगर हमारे राज्य में भूखा रहेगा तो हमारे राज्य का सबसे बड़ा अपमान होगा। यानी कोई विद्वान व्यक्ति हो हमारे राज्य में रहता, जिसके बारे में पता हो, वह भूखों मरे, विद्वान होते भूखों, तो हमारे राज्य का अपमान होगा, है ना। इसलिए इसकी तनख्वाह इसके घर भिजवाते रहना। नौजवान मंत्री की भी आंखें खुल गई। राजा ने बहुत ही अच्छा चुनाव किया था, है कि नहीं? यस मैम। चलिए कहानी तो समझ में आ गई है सबके? यस मैम। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, देख रही हो? सभी लोग देख रहे हो? बातों बात वाले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपके अनुसार सच्चा कथन कौन होता है बेटा? कोई भी बताए। विद्या, मैम मैं टेल। बोलिए बेटा। वीडियो बंद मत कीजिएगा, सबको वीडियो आने चाहिए।
May I tell? बोलिए बेटा। अनिल। मैम हमारे अनुसार सच्चा कवि लेखक दोनों है, क्योंकि मैम लेखक और कवि मीन्स होता है मैम कविता को लिखने वाला। आपने सही से बताया। अमन आप बताइए। May I tell? अमन बताइए। बताए। बताइए बेटा। मेरे अनुसार मैम बताए। हाँ अमन बोलिए। मेरे अनुसार सच्चा कवि वो होता है जो सभी परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हो। रुचि आपके अनुसार। मेरे अनुसार सच्चा कवि वह होता है जो अनेक परेशानियों में भी अपना कार्य नहीं छोड़ता। अतुल आप बताइए। अतुल। मेरे भाषा विवाह होता है जो जो सुख और दुख में दोनों में अपने भावनाओं को व्यक्त करता हो और वह किसी की गुलामी ना करना चाहे। सौरभ आप बताइए। मैम हमारे अनुसार सच्चा कवि वही होता है मैम जो दुख दुख के समय और सुख के दोनों के समय अपनी कविता को लिखता है और उसकी भावनाओं को व्यक्त करता है। तनिष्का आपके विचार से सच्चा कवि या लेखक कौन है? तनिष्का। बोलिए बेटा निहारिका। मेरे अनुसार सच्चा कवि वही है जो हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को प्रकट करता हो। विद्या। विद्या आप बताइए। चलिए बेटा, सभी लोगों ने कविता चुनाव कहानी पढ़ा। आज के लिए आपका यस होमवर्क मैम। इस कहानी का सारांश आप अपने शब्दों में लिखकर भेजेंगे, ठीक है? सारांश समझ मैम गए बहुत बेटा? बड़ा। यस मैम। मैम ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा का सारांश मैम मैम बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं लिखना, सारांश कह रहे हैं ना, थोड़े शब्दों में लिखना है। मुख्य तत्व, लेकिन मैम बहुत बड़ा कहानी करते के हैं जो ना। मुख्य तत्व है उसको अपने शब्दों में लिख के भेजिएगा, ठीक है? विस्तार से नहीं, मुख्य रूप से। यस मैम। इसके बाद अगले सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं आप लोग को कहानी के तत्वों को आपने कितना समझा है। तो कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखकर भेजेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। गुड बाय एवरीवन। नो मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। गुड बाय।